कौन थे वो, आतंकवादी या कोई और, जो सिर्फ वैद्यनाथ जी और उनके परिवार को खत्म करने आए थे? भाग 6। अपनी सोच में गुम पारो कब दीपक की बाहों में फिर से बेहोश हो गई, इसका अंदाजा वहां खड़े शैली और शिव को नहीं चला। दीपक ने पारो को संभाल कर लेटाया। दीपक की गुस्से से भरी लाल आंखें और चेहरे पर उभरती नसें यह बताने के लिए काफ़ी थी कि तूफान आ चुका है और अब कुछ ऐसा होगा जिसकी कल्पना शैली और शिव ने नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ वैद्यनाथ जी किडनैपर से स्वयं को छिपते छिपाते हुए एक झील के पास पहुंच गए, मगर अफसोस झील में कूदने से पहले ही किडनैपर्स ने उन्हें पकड़ लिया। आइए गुरुजी, यह आवाज़ एक कमरे में गूंज गई। वैद्यनाथ जी ने जब आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोली तो सौम्या को अपने सामने खड़े पाया। उनके चेहरे पर छोटी मगर तीखी मुस्कान आ गई। आपने मुझे निराश किया गुरुजी, आपको जीवित नहीं होना चाहिए था, सौम्या ने कहा। मुझे जीवित देखकर तुम्हें अफसोस हुआ, इस बात की मुझे खुशी है, वैद्यनाथ जी ने तीखी मुस्कान के साथ कहा। मुझे कितनी बार आपको ढूंढना और मारना पड़ेगा, आप मरते क्यों नहीं? आपकी वजह से हमारे शोध में इतनी देरी हो चुकी है। डैड को आपकी वजह से हमने खो दिया। हमारा पुराना स्टेशन आपकी वजह से नष्ट हो गया, मगर आप फिर भी जीवित बच गए। कैसे गुरुजी, कैसे? कहते हुए सौम्या की आंखों में खून उतर आया। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, वैद्यनाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा। सौम्या का गुस्सा वैद्यनाथ जी की मुस्कान देखकर बढ़ता जा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और कमरे से बाहर चली गई, मगर सौम्या बार बार एक ही बात सोच रही थी कि गुरुजी झील में डूबकर आत्महत्या क्यों करना चाहते थे। वह इतने कमज़ोर नहीं जो किडनैपर से डर जाएं और आत्महत्या करने की कोशिश करें। सौम्या इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि गुरुजी बुज़दिलों की भांति अपनी जान ले लेंगे। जो इंसान जीवन जीने के 1000 तरीके लोगों को बताता हो, वह जीवन जैसे अनमोल खजाने को नष्ट कर दे, यह बात सौम्या को हजम नहीं हो रही थी। वहीं दीपक कमरे में लगी बड़ी सी स्क्रीन पर कुछ अपडेट कर रहा था। माइक पर उसने कहा, और कितनी देर लगेगी मिसाइल लॉन्च होने में? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर 1 हफ्ते का वक्त और लगेगा। दीपक ने अपनी आंखें बंद की। पुरानी यादों के कुछ भयावह दृश्य उसके मस्तिष्क पटल पर दौड़ गए। फ्लैशबैक। दीपक, सब कुछ खत्म होने वाला है, तुम जल्द से जल्द कुछ करो। यह आवाज़ वैद्यनाथ जी की थी। साउथ दिल्ली में वैद्यनाथ जी अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ रहते थे और उनके साथ रहते थे वही 10 परिवार जिनके नाम इस प्रकार हैं। परिवार 1, राम सीता और उनकी प्यारी सी 2 माह की बेटी सीमा। परिवार 2, महादेव गौरी और उनका होने वाला शिशु। गौरी 6 महीने के गर्भ से थी। परिवार 3, वैद्यनाथ जी के साथ ही नीलकंठ माधवी। उनकी कोई संतान नहीं थी, वह दीपक को ही अपना बेटा मानते थे। परिवार 4, श्यामा शेखर। उनके 25 साल के बेटे को ब्रेन ट्यूमर था। एक वैज्ञानिक माता पिता होने के बावजूद भी वह अपने बेटे को नहीं बचा पाए। परिवार 5, पांडु भारती और उनकी 10 साल की जुड़वा संतान ईशान और ईशानी। परिवार 6, शीला मनोहर। उनकी नई नई शादी हुई थी। परिवार 7, सोनाली और मीत। वो अभी अभी 2 जुड़वा बच्चों के माता पिता बने थे। परिवार 8, चंद्रा के माता पिता चंद्रिका और चंद्र। परिवार 9, शैली, जिसका कन्यादान स्वयं वैद्यनाथ जी ने किया था क्योंकि शैली अनाथ थी और शिव को वैद्यनाथ जी अपना छोटा भाई मानते थे। वैद्यनाथ जी की बात सुनकर दीपक अपने कमरे में परेशान होकर घूमने लगा। इस समय दीपक लंदन में था क्योंकि दीपक भारत सरकार की खुफिया विभाग में एक एजेंट के तौर पर कार्यरत था। दीपक ने जल्द से जल्द अपनी फ़्लाइट बुक की दिल्ली वापस आने के लिए, मगर अफसोस तब तक देर हो चुकी थी। दीपक ने जब अपने घर का दरवाज़ा खोला तो सब कुछ खत्म हो चुका था। हर तरफ लाशों का ढेर था। वह होली का दिन था।
सारे 10 परिवार वैद्यनाथ जी के घर में ही होली खेल रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे कि अचानक 4 आतंकवादी घर में घुस गए और सबको गोलियों से भूनने लगे। उन्होंने परवाह ही नहीं की कि कौन बच्चा है और कौन बुजुर्ग। भाग 6 समाप्त। Thank you for watching my video. Like and subscribe my channel and hit the bell icon for latest update.